प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन, आपको मैं असदुल्ला खान और प्रोग्राम है परदेश से देश तक। इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनके मसाइल को हम डिस्कस करते हैं और बहुत सारे केसेस जो हैं उसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला होते हैं। आज हम ओवरसीज़ कमीशन पंजाब के दफ्तर आए हैं ये जानने के लिए कि गवर्नमेंट की तब्दीली के बाद और नया पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद इस दफ्तर में भी तब्दीलियाँ आई हैं। जो अफजाल भट्टी साहब हुआ करते थे, कमिश्नर थे इस इदारे के, वो जा चुके हैं, उनकी जगह पर नए साहब आ चुके हैं और वाइस चेयरमैन का डेजिग्नेशन दिया गया जो इस इदारे को हेड कर रहे हैं वसीम अख्तर साहब। तो उनसे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि वो शिकायत जो पहले लोगों को इस इदारे से रही हैं कि उनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे, वो शिकायत अब कैसे रिज़ॉल्व की जा रही हैं, अब कैसे उन मसाइल को हल किया जा रहा है और वो जो परसेंटेज थी केस को रिज़ॉल्व करने की उसमें इंक्रीज़ कैसे लाया जा रहा है, अब क्या नई पॉलिसीज़ बन रही हैं, तब्दीली क्या आई है। तो ये जानने के लिए कि वो जो शिकायत थी वो एड्रेस नहीं होती थी तो अब क्या हो पाएंगी, ये तमाम चीज़ जानने के लिए आज हम इस दफ्तर में आए हैं। इसकी टीम से मुलाकात करेंगे, वाइस चेयरमैन से मुलाकात करेंगे, इदारे के कंप्लेंट सेल में जाएंगे और जानेंगे कि ये इदारा कैसे काम कर रहा है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ और सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ वाइस चेयरमैन से वसीम अख्तर साहब से और देखते हैं कि वो अब इस इदारे के लिए क्या प्लानिंग रखते हैं। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। आज आपको जहमत दी, हमने परेशान किया ज़रा देखने के लिए कि आप क्या तब्दीली लेकर आ रहे हैं। नया पाकिस्तान के साथ नया ओवरसीज़ कमिश्नर जो है वो कैसे काम कर रहा है। जी इंशाल्लाह आ जाएं, आप अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं। आ जाए। वसीम साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह के करम जी, सब खैरियत है। ये बताइए कि एक हम इस रूम में मैं पहले भी आ चुका हूँ, तो एक तब्दीली तो मुझे घुसते ही नज़र आ रही है कि एक तरफ गवर्नर साहब की सरवर साहब की तस्वीर लग गई है, उस्मान बुज़ार साहब की, इमरान खान साहब की। इसके अलावा क्या तब्दीली आई है इदारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अदारे पिछले 5 माह से ये अदारा ऑलमोस्ट बंद पड़ा था क्योंकि इसके जो चेयरमैन हैं वो ख़ुद वज़ीर आला होते हैं, तो गवर्नमेंट के मामला की वजह से बंद था। अभी PATI की गवर्नमेंट आ गई है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज ए VC। सबसे पहले मैंने आते ही इस अदारे की सारी जो तहकीक की है कि एक तो हमारा जो सिस्टम है कि कंप्लेंट्स हम लेते हैं वर्ल्ड वाइड, उनको उनके सलूशन के लिए देखा गया है कि जो पिछले 5-4 साल के 2014 में बना था अदारा, पिछले जो 4 साल की कारकर्दगी है उसको मोर इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए उसको पूरा एनालिसिस किया है कि कहाँ कहाँ खामियां हैं, उनको निकाला है और उनको क्लियर करने के लिए थोड़ी अमेंडमेंट्स हैं जो हमें। क्या खामियां थी? जनरल खामियां एक तो देखें जी, ज़्यादा जो मैटर्स आते हैं वो ज़मीन जायदाद के मैटर हैं इसमें, और उसमें अदारे इन्वॉल्व है। जैसे हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा माफिया है, पटवारी माफिया है, वो टेम्परिंग करके रिकॉर्ड्स आगे पीछे कर देते हैं। ओवरसीज़ वो सालों साल पाकिस्तान आ नहीं सकते, जब आते हैं तो पता चलता है उनकी ज़मीनें किसी और के नाम हो के आगे उन पर मकान बने हुए हैं, तो फिर वो अगर गिराने जाते हैं तो डालते हैं और ये मसले हो जाते हैं। तो ये जितने अदारे हमने देखा है कि कौन कौन से अदारे के मतलब हमारे ज़्यादा कंप्लेंट्स हैं, तो उन अदारों से डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन की हम इस्लाहात हम लेके आ रहे हैं कि उनसे हम डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जिस तरफ की भी हमें चाहिए। वसीम साहब, एक चीज़ मैं आपको ऐसे प्रोग्राम के शुरू में ही गुजारिश करूँ अपने इस प्रोग्राम के तजर्बे की रोशनी से। मैंने ये देखा कि 50 साल से ऐसी स्टोरीज़ भी हमारे पास आई हैं, इसमें 50 साल से लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। पिछले दिनों हमारे पास एक बुज़ुर्ग आए जिन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के सिस्टम से उकता चुका हूँ, मैं इस सिस्टम पे बिलीव ही नहीं करता, मैंने इतने धक्के खाए हैं कि मुझे कहीं से इंसाफ मिला ही नहीं है, तो मैं तो अब यहाँ पर आना ही नहीं चाहता। मैंने उनसे पूछा, ये यहाँ पर मैं माजरत के साथ आपको रोकता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान की अपील पर आपने डैम फंड के लिए पैसे जमा कराए हैं? उन्होंने कहा कि मैंने जमा कराए हैं। 100%। अब आप देखें कि एक बंदे की होप इमरान खान शायद है, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ बैठे हुए जो पाकिस्तानीज़ हैं, वो आपको पता ना कि PTI के साथ हैं, PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, वो किसी दूसरी पार्टी से ज़्यादा PTI को सपोर्ट करते हैं, तो उनकी होप्स बड़ी ज़्यादा हैं आपसे। ये बात आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। हमें बखूबी अंदाज़ा है। पहली बात तो ये सपोर्ट PTI की या ना सपोर्ट का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के हर जो बशिंदा जो ओवरसीज़ है उसका ये अदारा है और इसके लिए हम कमिटेड हैं काम करने के लिए। और बाकी इसमें नो डाउट के सिस्टम जो है पिछले 40-50 साल से सिस्टम जो है करप्ट सिस्टम था, जो करप्ट लोगों के हाथों में था।
और इसी तब्दीली के ख़िलाफ़, इसी सिस्टम के ख़िलाफ़ हमने या PTI ने जंग लड़ी है और जो हमने जीती है। और इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा हमारी जो नेशन है इससे भी थोड़ा सा हम पे एतमाद करना पड़ेगा और हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये वाला इदारा आपके ख्याल में बाकी इदारों की निस्बत थोड़ा बेहतर तरीके से बनाया गया था? इसका सिस्टम, इसका कंप्यूटराइज नेटवर्क, फिर इसका सॉफ्टवेयर, फिर एक्सेस बाकी लोगों की, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिस्टम शायद डिलीवर नहीं कर पाया, मतलब लोग उससे उतना खुश नहीं है। आपके ख्याल में उसकी वजह क्या है? इसका बताता हूँ। एक तो ये कि क्योंकि ये नया अदारा बना था, तो जो नया अदारा बनता है, जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वो एक तजर्बा होता है, मतलब कि आप एक नया तजर्बा करना चाह रहे हैं, तो वो 3-4 साल के प्रोसेस के बाद, तजर्बे के बाद आप उसकी खामियां खूबियां जो सारी निकालते हैं, फिर उसको रीप्रोसेस करते हैं, उसको रीबिल्ड करते हैं। तो पिछला इसको बनाया तो बड़ा मजबूत करके गया था, लेकिन कुछ अदारे के जो अफसरान थे, जो पॉलिटिकल अफसरान थे, उनकी भी खामियां थीं, जो केसेस भी भुगत रहे हैं। तो मतलब कुछ सीधे काम को सीधा करने के लिए भी वो एक कमांड चाहिए होती है, जो नहीं हुई, जो वो हिस्सा भी उन्हीं गवर्नमेंट का था, जो करप्ट गवर्नमेंट थी, उनका वो हिस्सा था। इंटेंशन का मसला था, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम था, इदारे की हायरार्की खराब थी। आपने प्रॉब्लम तो पहले फाइंड आउट किया होगा ना, तभी आप उसको ठीक कर सकते हैं। अदारे की हायरार्की का भी थोड़ा सा इशू था, ज़्यादा हायरार्की का इशू नहीं था, ज़्यादा इंटेंशंस थी। किसी अदारे को आप ईमानदारी से चलाना चाहें ना, तो खुद बहुत चीज़ें सीधी हो जाती हैं। आपकी इंटेंशन मतलब करप्शन हो रही थी यहाँ पर? देखें जी, मैंने आकर कुछ केसेस सुने हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट तक चले हैं, कि कुछ करप्शन के मामला थे जो हुए हैं, और बहुत सारे लोगों ने भी आके, अदारे में करप्शन हुई है, नहीं असल अदारे से बाहर हो रही थी, कि बहुत सारे लोगों ने भी आके कंप्लेन की है जी, अदारे के मतलब के जो टॉप लेवल के बंदे थे, हमसे केस इधर आता था तो बाहर उनके आके बंदे हमको मिलते थे कि ऐसे सेटल कर लें, ऐसे सेटल कर लें। तो अगर एक अदारे का मामला है तो वो अदारे के अंदर ही सेटल होना चाहिए, कानूनी तौर पे सेटल होना चाहिए, उनकी मदद जो कानूनी तौर पे होनी चाहिए वही होनी चाहिए। तो असल में ये इदारे के हेड की इंटेंशन होती है कि वो अदारे को किस डायरेक्शन में चलाना चाह रहा है। नहीं, लेकिन सर मुझे बुनियादी प्रॉब्लम पता नहीं चला ना अभी तक कि बुनियादी तौर पर मसला क्या था। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोग्राम को करने के बाद यह है कि लोगों का के प्रॉब्लम्स इस इदारे के ज़रिए से रिजॉल्व नहीं हुए। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुई, कंप्लेंट फाइल हुई, उसको फ़ोन चला गया, इदारे को कह दिया गया, जो मुतल्लिका इदारा था उसको फ़ोन कर दिया गया, परसू नहीं किया गया, या नतीजा नहीं निकला। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा इस इदारे में कि जिसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा, वो आपने आइडेंटिफाई क्या किया, वो क्या मसला? पहले तो ये बात कि ये आपका जो सवाल है कि इदारा ने बिल्कुल ही मतलब कि वो रिलीफ नहीं दी लोगों को, ये गलत है। बहुत कम, लो परसेंटेज? नहीं, लो परसेंटेज नहीं है, वो ऑलमोस्ट 50% है जो अदारे की रिलीफ है लोगों को। अफजाल भट्टी साहब के दौर में उनके अभी मतलब कि होगी, उनके दौर में 42-43% रही है। हम मतलब कि जो एप्लीकेशंस पेंडिंग थी उनको देख रहे हैं, वो बिल्डअप हो रही है। असल में किसी भी अदारे की जो है ना, अगर 100 कंप्लेंट्स लॉन्च होती हैं तो उसमें अगर 50 सॉल्व हो जाती हैं ना, तो बिग अचीवमेंट होती है। ये नहीं आप कह सकते कि अदारे की अचीवमेंट नहीं है। असल ये है कि जी हाँ, आपका लोग क्योंकि 100% रिलीफ मांगते हैं, जो भी बंदा कंप्लेन लेके आता है उसकी ख्वाहिश होती है कि उसे 100% रिलीफ मिले। तो मैंने ये सारे एनालिसिस किए हैं, सारे अदारे की जितनी भी एप्लीकेशंस थी, बहुत सारी मैंने एप्लीकेशंस पढ़ के भी देखी हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस थी जो रिजॉल्व हो सकती थी, लेकिन किसी वजह से, किसी न किसी सूरत हाल में उनको इग्नोर किया गया या साइड पे किया गया। तो मेरे ख्याल में कि अगर मतलब 60-65% तक हम इंशाल्लाह टारगेट हम कर रहे हैं कि इसको विद इन ईयर इसका जो सारा स्ट्रक्चर है उसको 60-65% लेवल तक लेके चलें। लेकिन उसके लिए फिर हमें ऑब्वियसली जो अदारे इन्वॉल्व हैं उनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मुतलका टाइम पे नहीं मिलती। जैसे मैं आपको बताता चलूँ, एक केस आया था कि एक बंदे की प्रॉपर्टी थी, ओवरसीज़ था, तो 1970 तक उनके पास थी। उसके 70 के बाद मतलब कि उसका पता ही नहीं चला कि किधर चलेगी किधर नहीं। फिर जब 1970 से पीछे के आपने रिकॉर्ड डिग आउट करने हैं, फिर उस लोग को, उस बंदा जो मालक अभी अपने आप को कर रहा है, उसकी सारी आइडेंटिटी आपने बाहर के मुल्क तक चेक करनी है, तो टेक्स टाइम। तो ये टाइम जो फ्रेम है इसको कम करने के लिए हमने ऑब्वियसली कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो चाह रहे हैं कि अदारों तक की इंफॉर्मेशन तक हमें डायरेक्ट एक्सेस हो, कि रैदर दैन हम ख़त लिखें, इधर बंदा भेजें उधर भेजें, कि हम लॉगिन करके उनकी डायरेक्ट एक्सेस, उनके रिकॉर्ड जो हैं हमें अवेलेबल हों। तो इसी तरह फिर हमारे रेवेन्यू के मुतल्लिक़ बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। कुछ हमारी कंप्लेंट्स नादरा के मुतल्लिक़ हैं, कुछ हमारी कंप्लेंट्स फिर ये क्या इसको बोलते हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ की बड़ी कंप्लेंट्स हैं। तो जैसे हमारे पास वो एक ईडन हाउसिंग सोसाइटी है जिसकी अभी तक
575 कंप्लेंट्स सिर्फ एक सोसाइटी की हैं कि लोगों से पैसे ले लिए गए हैं ओवरसीज से, सालों साल से ना उन्हें को प्लाट दिया गया है। तो इन सारे जो अदारों से या प्राइवेट अदारों से बात करने के लिए भी हमने वो थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस चाह रहे हैं कि अगर वो हमारे बुलाने पे नहीं आते हम उनको समन कर सकते हैं। अगर हमारा कमीशन डिसीजन करता है तो वो डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस चाह रहे हैं। तो हम खान साहब का जो विजन है कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को मुकम्मल एक 100% रिलीफ देना चाह रहे हैं। हमारे पास जो प्रोग्राम आती हैं ओवरसीज़ के लोगों की, तो उसमें यह है कि कोई मेरे ख्याल में 90% लोगों का जो मसला है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है जो हमारे पास होता है। हाँ। और फिर इसके बाद जैसे आपको मैंने पहले कहा कि इंटेंशंस होती हैं, तो मैंने आके पूरा देखा है कि किस किस अदारे में हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड में गया हूँ, उनसे हम MOU साइन कर रहे हैं। इसी तरह मैं LDA के साथ, इसी तरह मैं मतलब कि दूसरे डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्री के साथ मुलाकात कर रहा हूँ कि उनके डिपार्टमेंट्स के साथ हम मतलब कि हमें जितना भी रेलेवेंटली काम करने का, आसानी से काम करने के हमें मौके मिल सकें, उनसे मैं खुद जाके मिल रहा हूँ कि हमें ये हमारे आपके अदारे में मसाइल हैं, तो इनके लिए हमसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन का एक बंदा आप अपनी तरफ से दे दें, हमारा उधर नुमाइंदा बैठा होगा। तो जितनी मैक्सिमम रिलीफ हो सकती है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, उसके लिए मेरी इंटेंशन भी 100% पाक हैं। मैं इमरान खान का साथी, करीबी साथी हूँ, उनका मुजाहिद हूँ मैं। बुज़दार साहब की इंस्ट्रक्शंस जो हैं मैं वो फॉलो करता हूँ, वो भी कमिटेड हैं, वो भी इमरान खान के करीबी साहब, मतलब कि वो अभी ऑब्वियसली वज़ीर आला भी हैं और इमरान खान साहब का बहुत एतमाद भी है उनकी गवर्नमेंट पे। तो ये सारी चीज़ें हमारा हम इसको एज ए मिशन लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपना मिशन सक्सीड करेंगे। चलें ज़रा बाकी आपका इदारा है वो। जी हाँ जी, मैं आपको मीटिंग रूम में लेके चलता हूँ जिधर हमारे अदारे के सारे लोग हैं, आप रेलिवेंट सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। जी, मेरे साथ उस्मान साहब हैं, हमारे डायरेक्टर जनरल हैं इस अदारे के, तो ये आपको सब लोगों को आगे। उस्मान अनवर, डायरेक्टर जनरल OPC। मेरे साथ असद हैं। असद नईम, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन OPC। जी, मैं खालिद अहमद, डायरेक्टर रेवेन्यू OPC। मोहम्मद फैसल अत्तार, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन OPC। सुहेल राना, डिप्टी इंफॉर्मेशन OPC। नदीम आमिर, डिप्टी डायरेक्टर लीगल। इतनी माशाल्लाह ज़बरदस्त टीम है आपकी और भरपूर टीम है, तो इससे तो बहुत अच्छी तवक्को की जानी चाहिए। इंशाल्लाह जी, वेरी कमिटेड है टीम हमारी। तो हमारी लीगल टीम ने भी दिन रात मेहनत करके जो चेंजेस, जहाँ खामियाँ थी वो सारी दूर करके कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट्स हैं वो की हैं, जो हम पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपको एक शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन देंगे ताकि एक ओवरव्यू आपको भी पता चल जाए और आपकी वसासत से हम चाहेंगे कि पब्लिक को भी इसका जो मैंडेट है पता चल जाए। इसका जो स्टैट्यूटरी नाम है वो है पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन, जिस तरह आप देख रहे हैं। इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये 2014 का एक्ट है, उसके तहत ये इस्टेब्लिश हुआ है। जो OPC की कॉम्पोजिशन है, नेक्स्ट चला तो चाहते हैं, चेयरपर्सन के चीफ मिनिस्टर खुद हैं, हु इज़ द स्टैट्यूटरी चेयरपर्सन अंडर सेक्शन 3, और वाइस चेयर जो चेयर हैं वो भी अंडर सेक्शन 3(2) जो हैं स्टैट्यूटरी पोस्ट हैं, ये दोनों हमारी। नेक्स्ट, इसमें 3 to 6 MPs जो हैं कमीशन के मेंबर्स होते हैं, इनको क्या बोर्ड मेंबर्स जनरली बोला जाता है, और 5 प्राइवेट मेंबर्स हैं। इसके ऊपर VC साहब ने समरी मूव की हुई है। और ये स्ट्रक्चर पहले से ये स्टैट्यूटरी है जो कि कानून के अंदर प्रोविजन है। लेकिन जो नाम है वो चेंज होंगे और वो चीफ मिनिस्टर एज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन विल नॉमिनेट। नेक्स्ट, और इसके फिर ऑफिशियल मेंबर्स हैं जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन PND, होम सेक्रेटरी, IGP। नेक्स्ट, चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड और पंजाब PATB, दोनों के चेयरमैन भी इसके मेंबर हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब और प्रोसिक्यूटर पंजाब, तो 9 हमारे पास ऑफिशियल है। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इदारा है। लेकिन DC जो है एज वाइस चेयरपर्सन वो ऑलरेडी मौजूद है और DP उसका मेंबर है। ADC रेवेन्यू उसका सेक्रेटरी होता है। 2 और लोग हैं जिनको कि नॉमिनेट कमीशन ने करना है एज मेंबर्स। तो ये जो है हमारी मेन बॉडीज़ होती हैं। इनके जो फंक्शंस हैं वो भी दिखा दो। लेकिन इनको भी जो फंक्शंस स्टैट्यूट ने दिए हैं वो सिर्फ कंप्लेंट को रिव्यू करने का, रिजॉल्व करने का नहीं है। इंक्वायरी की पावर भी इनके पास स्टैट्यूटरी नहीं है। ठीक है।
तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं। हमने तो इसका मतलब है फिर जी साहब, जो लोगों की प्रॉब्लम है, मतलब लोग जो शिकायत करते हैं नॉर्मली हमारे प्रोग्राम में अपीयर होते हैं, वो ये कहते हैं जी हमने तो ओवरसीज़ कमीशन से रब्ता किया, हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, हमें तो वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। तो बुनियादी तौर पर रिलीफ आपका टारगेट ही नहीं होता। और जब आप कहते हैं कि हमने एप्लीकेशन रिजॉल्व की है, या हम कहते हैं 50% हमने रिजॉल्व कर लिया है, तो इसका मतलब क्या ये है कि आपने उसकी एप्लीकेशन को रेलेवेंट डिपार्टमेंट तक पहुँचा दिया है और आपने रिजॉल्व कर लिया? रिजॉल्व करने का की डेफिनेशन ये है आपकी? नहीं, अब इसके अंदर जो चीज़ें पहले होती भी रहीं, उसके अंदर ये था कि दोनों पार्टीज़ को बुलाया गया और मोस्टली केसेस या थ्रू आर्बिट्रेशन रिजॉल्व हुए, या चूंकि डीपीओ और डीसीओ उस कमेटी के मेंबर हैं, दे हैव टू परफॉर्म देयर फंक्शंस, अदरवाइज उनके तो स्टैट्यूट के अंदर ये फंक्शंस मौजूद है ना कि डीसी ने अपने रेवेन्यू का काम तो करना है। ठीक है। जो कंप्लेंट उसके पास पहले नहीं गई थी, हमने लीगली उसको एक नंबर लगा के भेज दिया। ठीक है। तो अब डीसी ने तो अपना फंक्शन परफॉर्म करना है ना, उस ड्यूटी तो उसकी शुरू हो गई ना, ड्यूटी उसकी होगी, लेकिन कमेटी में उसको मॉनिटर किया गया। ठीक है। आपके यहाँ रिजॉल्व के बटन पे टिक कब किया जाता है कि जब वहाँ पर रिजॉल्व हो जाता है इशू तब, या आपकी तरफ से अब आपका काम खत्म हो जाता है तब? नहीं, रिजॉल्व का हम आपको दिखाते हैं। रिजॉल्व उसको होता है जब उसका लीगल ग्रीवेंस लीगली रिजॉल्व हो जाता है। दैट मींस कि इट हैज बीन रिड्रेस्ड, इंसाफ मिल गया, सादा लफ्ज़ों में उसको इंसाफ मिल गया, जो कि कानून के मुताबिक इंसाफ है। कोई मामला कोर्ट में चला जाता है, इसके अंदर हमने हाई कोर्ट के साथ मैटर टेकअप किया और ये जो बात आपने की, हमने उनके साथ ये बात रखी जी कि जैसे ही हम कोई एक्शन लेने लगते थे सिविल कोर्ट में चले जाते थे और सिविल कोर्ट में जाकर स्टक हो जाता था। हाँ। हाई कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, वो दिखा दो, नोटिफिकेशन दिखा दो, डेजिग्नेशन वाला नीचे वाला, ये पूरे पंजाब के अंदर सिविल कोर्ट्स ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए डेजिग्नेट करके अलग कर दिए। ठीक है। अब ये डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस इन डेजिग्नेटेड कोर्ट्स के अलावा दीगर कोर्ट्स में भी मौजूद हैं, सिविल कोर्ट्स में भी मौजूद हैं। हम उसी पर आ रहे हैं। अब इसके बाद वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो डायरेक्शन भी दिखा दो। इसके साथ ही फिर आप वाली बात के ऊपर हमने उनसे कहा जी आपने कोर्ट्स तो डेजिग्नेट कर दिए, लेकिन वो वैसे ही काम करें। फिर उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप 15 दिन से ज़्यादा एडजर्न नहीं करेंगे। नंबर 3 पे आप पढ़ें, प्रैक्टिकली हो रहा है, दी कोर्ट शैल नॉट एडजर्न दी केसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानी फॉर मोर देन। लेकिन ये प्रैक्टिकली हो रहा है। दो चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ जो आपने सवाल किया हो रहा है, तीसरी चीज़ जो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा था, ये हमारी लास्ट मीटिंग अभी चीज़ हिसाब से हुई है, इस पर चीज़ हिसाब से मतलब ये नहीं हो पा रहा था ना, मैं ये जानना चाह रहा हूं नहीं हो, ये 100% तो हम नहीं कह सकते नहीं हो पा रहा था। फिर हमने इसी मैटर को अभी चीज़ हिसाब से टेकअप किया और ये हमारी आखिरी मीटिंग हुई है 24 सितंबर को, और ये ड्यूली साइन है बाय द आउटगोइंग चीफ जस्टिस। ठीक है। आप इसका पैरा नंबर 4 पढ़ लें, जिस पे मेरी तरफ से यही चीज़ लिखी हुई है कि जी आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर दिए हैं पैरा नंबर 4 के ऊपर, लेकिन ये इंप्लीमेंट जैसे होनी चाहिए थी नहीं हो रही हैं। उसके ऊपर आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक स्पेशल मॉनिटरिंग सेल बना दिया। ठीक है जी। और चेयर ने बनाया गया, ये अभी 24 नवंबर को हुआ है। अच्छा 24 और ये पिछले चीफ जस्टिस साहब ने साइन करके गए हैं। ओके। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन हमने जो फैसिलिटेशन थी कोर्ट्स की हद तक भी कर दी है। अब हाई कोर्ट के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव जज है उनका, हाई कोर्ट के अंदर एक मॉनिटरिंग सेल बन गया। जितने केसेस हमने यहाँ से भेजे हैं वो दिखाना ज़रा पोर्टल के ऊपर, तकरीबन 4,500 से ज़्यादा केस हमारा कोर्ट्स के अंदर है। नहीं हो रहा था, हमें भी पता नहीं हो रहा था, हमने इसलिए उनको सेंसिटाइज किया। उन्होंने अपना एक सेल बना दिया कि डेली बेसिस के ऊपर मॉनिटरिंग करेंगे इसकी। ठीक है। और ये जो हमारी जो पेंडेंसी आपको कोर्ट्स की नज़र आ रही है, सिविल कोर्ट्स के अंदर आ रहे हैं तकरीबन 1263, क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर 11 आ रहे हैं और 7 आ रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर। इसको वो डेली बेसिस के ऊपर अब मॉनिटर करेंगे। तो उन्होंने भी एक मैकेनिज्म हमारा बना दिया, और जो कंप्लेंट्स हमने उनको भेजी हैं, कोर्ट केसेस जो हमने उनको भेजे हैं, उसके ऊपर वो सारा कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक कॉम्प्लिकेशन और है, आप में से जो भी इसका जवाब ज़्यादा बेहतर दे सकें, वो ये है कि मतलब जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हम देखते ये हैं कि एक ज़मीन, क्योंकि ज़्यादातर केसेस जो हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, एक ज़मीन के 2 मालिक हैं, एक असल मालिक है और एक जाली मालिक है। जो जाली मालिक है उसने भी डॉक्यूमेंट तैयार किए होते हैं। अब वो जो डॉक्यूमेंट उसने तैयार किए होते हैं वो उसने मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत से तैयार किए होते हैं। वो पटवारी इन्वॉल्व हो सकता है, वो तहसीलदार इन्वॉल्व हो सकता है, वो पुलिस भी बाज़ औक़ात इन्वॉल्व होती है। अब एक ज़मीन का मामला 10 साल से 15 साल से चल रहा है, पटवारी 3 दफ़ा वहाँ पर चेंज हो चुका हुआ है, कोई नया पटवारी आया हुआ है, 6 महीने हुए हैं, उसे कुछ पता नहीं है, और ये तकरीबन हर दूसरे केस में इस तरह का मामला चल रहा होता है। अब इस तरह के केसेस को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है कि जिसमें एक पटवारी जाली डॉक्यूमेंट या तहसीलदार के दफ्तर से जाली डॉक्यूमेंट बन चुके हुए हैं और वो बंदा उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं इसका मालिक तो मैं हूं, जबकि असल में वो मालिक नहीं होता। तो इस इशू को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? इसके अब 2 इशूज़ हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है उसका मैं जवाब दे देता हूँ, जो लीगल साइड है वो डीडी जो है हमारे लीगल वो आपको देते हैं जी। लेकिन पहली बात यह है कि द कस्टोडियन
ऑफ द रिकॉर्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। और जो भी इदारा है, अगर रेवेन्यू है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। हमने उनके साथ भी मैटर टेकअप किया हुआ है। हमने उनसे रिक्वेस्ट डाली है कि आप ओवरसीज़ के लिए एक फैसिलिटेशन डेस्क अलग बनाएं। SMBR साहब के साथ हमने मीटिंग भी की है, हमारे जो डायरेक्टर रेवेन्यू है उनको हमें बुलाया भी गया था। हमने उनसे यही बात जो आप कर रहे हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि ओवरसीज़ को फैसिलिटेट करें। इसके अंदर जो उसका कंट्रोलर है उसका अपना कानून है, जिसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसका अपना कानून है, उसके तहत वो आंसरेबल है। उनको अपना काम ठीक करना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है कि हम उनको बताएं। स्टिल हम चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में इस चीज़ को लेके जाते हैं। नंबर 2 LDA का अपना एक्ट है और LDA की अपना एक महकमा है। ये दोनों महकमे हमसे अलग हैं। ठीक है। हम तो कोऑर्डिनेशन और फैसिलिटेशन कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो हमें फिर जो बाहर बंदा कंप्लेनेंट बैठा हुआ है उसको इन कॉम्प्लिकेशंस का नहीं पता। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको सिंक्रोनाइज कर दें। इसी तरह जो लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी है, अब वो एक इंडिपेंडेंट इदारा बन चुका हुआ है। हमारी अब नेक्स्ट कोशिश ये है, और हाई कोर्ट के अंदर भी आप पढ़ें, हमने इनके साथ भी ये किया कि हम वेब टू वेब लिंक अप हो जाएं, कि जिस बंदे ने कोई चीज़ परचेज करनी है तो उसको आखिरी हद तक जाके पता चल जाए कि रिकॉर्ड में मालिक कौन है, बजाय इसके कि उसको कोई फेक डॉक्यूमेंट दे दे। जो कोर्ट्स की हद तक है वो DD लीगल आपको बता दें। जहाँ तक फेक डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, अगर किसी को फेक डॉक्यूमेंट्स पे प्रॉपर्टी जो है बेच दी जाती है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। एक जो ओरिजिनल ऑनर है वो तो कोर्ट में जाके जो है वो केस फॉर डिक्लेरेशन का कर सकता है। नहीं, उसमें ये दूसरी पार्टी अपीयर नहीं होती, कोर्ट में आती नहीं है, इस तरह के केसेस में वो टाइम ले लेते हैं। जी, उसी हवाले से जो डी साहब ने जिस तरह बताया कि हमने मैकेनिज्म हाई कोर्ट के साथ है, उसमें 15 दिन की एडजर्नमेंट का है, और उसमें जो सीनियर सिविल जज की एक कोर्ट मुख्तस किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के केसेस के लिए, वो उसको एक्सपेडाइट करते हैं और 6 मंथ का टाइम दिया कि विद इन 6 मंथ आप करें। ऑल्दो 6 मंथ लेटर एंड स्पिरिट कंप्लाई नहीं होता, लेकिन वो जो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब में, उनमें वो एक्सपेडाइट हो चुके हुए हैं केसेस। प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो ये पहले नहीं हो पा रहा, ये पहले नहीं हो रहा ना। अभी मैं हमारे पास जो केस आते हैं उसमें तो नहीं होगा। नहीं, उसमें कुछ हमारे पास ऐसे केसेस हैं जो कि 20 साल पहले फाइल हुए थे, वो चल रहे थे। अभी उनको ओवरसीज़ कमीशन का पता चला, वो हमारे पास आए, उन्होंने हमें बताया जी हमारे केसेस पेंडिंग हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके जो केस की डिटेल्स है वो हमने हाई कोर्ट के साथ अब शेयर की है। अब उन सब की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो जारी, डायरेक्शन हाई कोर्ट से हो चुकी हुई हैं पूरे पंजाब को, कि जो केसेस हैं, अब अगर 20 साल से कोई केस पेंडिंग है और हमारे पास जो है वो 2 महीने पहले आया है, तो हम 20 साल का कोर्ट्स का, तो कोर्ट्स अब ओवरसीज के केसेस को वो टेकअप कर रहे हैं, जो डायरेक्शन हाई कोर्ट से इशू हुई हैं। होपफुली अब वो एक्सपेडाइट पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और उनके रिजॉल्व भी केसेस हो रहे हैं। एक बात और मेरे मुशाहिदे में आई थी पहले प्रोग्राम करते हुए, वो ये कि बहुत सारे केसेस में जो सियासी असर रसूख है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, वो आपके इदारे को काम को या तो स्लो कर देता था या काम से रोक देता था। मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंप्लेंट आई है, आप उसके लिए गए हैं, लेकिन आपको वहाँ पर पता चला कि ओहो ये तो इसमें तो हमारे फलां MPA साहब जो हैं ये तो उनका रिश्तेदार है। तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पर केस को या तो स्लो कर देते हैं या रोक देते हैं, जो कि होता रहा है पहले। और हमारे पास बहुत सारे केसेस में हमने प्रोग्राम करते हुए हमारे कंप्लेनेंट्स जो हैं वो इस तरह की करते हैं। क्या अब हम नए पाकिस्तान में ये तवक्को रखें कि अब ये सियासी असर रसूख से बालातर होकर ये इदारा काम करेगा, ये तवक्को की जानी चाहिए? देखें, मैं पहले भी आपको मैंने एक सवाल के जवाब में बोला था। पहली बात तो ये कि इन इदारे के जो हेड हैं उनकी इंटेंशंस होती हैं, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसकी जो इंटेंशंस होती हैं उसके मुताबिक इदारे चलते हैं। तो जैसे कि इमरान खान साहब हमारे जो चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी क्लियर हदायत हैं कि कोई भी पोलिटिकल इंटरफेरेंस किसी भी इदारे में हम नहीं होने देंगे, और इंशाल्लाह इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप हर इदारे में देखेंगे। और सबसे इस तरह का बंदा आ गया वसीम साहब, मैंने उसको लेकर यहीं पर आ जाना, कैमरा भी लेकर आ जाना, बंदा भी लेकर आ जाना। इधर बैठा हूँ, आप 1 माह बाद आए, 2 माह बाद आए, जब तक मेरी पोस्टिंग है इस अदारे पे, इस अदारे में पोलिटिकली इंसाफ होगा, कहीं भी कोई पोलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगी। अगर कहीं होगी तो मैं खुद उसका जिम्मेदार हूँगा। मैं वसूख से कहता हूँ, मैं खुद वो मामला खुद देखूँगा। कहीं भी इदारे में पोलिटिकल इंटरफेरेंस हम नहीं होने देंगे। कोई ज़मीन जायदाद का मसला, क्योंकि देखें ये वो हर वो बंदा आपका प्रोग्राम ये देख रहा है और आपको सुन रहा है कि जिसको पिछली हुकूमत से शिकायतें थीं और उसने PTI को एक नए एक रिलीफ के तौर पर या एक नई उम्मीद के तौर पर वोट दिया,
और अब वो ये समझता है, उसका परसेप्शन ये है कि अब ये वाली जो गवर्नमेंट है ये हमारे दुखों का मुदावा करेगी, हमारी परेशानियों को रिजॉल्व करेगी। अब वो आपका ये इंटरव्यू इसी आस उम्मीद के साथ देख रहा बैठा हुआ। नहीं, मैं बताता चलूँ कि पहले नो डाउट इसमें पहले पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही है। हमारे पास भी कंप्लेंट्स हैं, लोगों के जो मैटर्स उनको जानबूझ के लिंगर ऑन कर दिया जाता था जिधर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थी। तो इंशाल्लाह हमारी जो टीम है वो सारी सबका बहुत क्लियर डायरेक्शन है इनकी कि कोई भी इस तरह का जो मामला है उसको हम नहीं उसमें पढ़ेंगे। इंशाल्लाह किसी भी पॉलिटिकल फिगर को इन्फ्लुएंस नहीं करने देंगे, इंसाफ होगा कानून के मुताबिक जो है। थैंक यू वेरी मच सर, आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ा आपका कीमती टाइम लिया कंप्लेंट से आप देख लें। थैंक यू वेरी मच। साहब एक चीज़ जो है वो ये है कि लोगों को एजुकेट भी तो करना पड़ेगा ना कि ये तब्दीलियां हम ला रहे हैं। आपका बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ये इदारा है और इस इदारे से हमें ये रिलीफ मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा ही नहीं होता और वो बेचारे, और ये भी नहीं उनको पता बरतानिया में रहते हुए, इटली में रहते हुए कि पाकिस्तान में मुतल्लिका फोरम्स कौन से हैं जहाँ से उनको इंसाफ मिलेगा। तो वो बेचारे गलत जगह पर जाकर टकरे मारते रहते हैं। तो इसके लिए कोई आप मैकेनिज़्म बना पाएंगे कि आप उनको एजुकेट करें कि ये आपका राइट फोरम है, यहाँ पर आएँ आप अपने मसले के हल के लिए? देखें जी, हम जितनी भी अवेयरनेस हो सकती है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, सारे मीडिया के थ्रू भी, प्रिंट मीडिया के थ्रू भी। और मैं मतलब कि अभी एक इंटरनेशनल टूर करके आया हूँ। मैंने प्लान किए हुए कि इंशाल्लाह जितने भी जिस मुल्क से ज़्यादा लोग हैं ओवरसीज़, उन मुल्कों के दौरे करके जितनी हम अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों को वो भी देंगे। ये हमारा मेन रिसेप्शन एरिया है। जो भी कंप्लेनेंट यहाँ पे आता है वो सबसे पहले इधर आता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ वन विंडो फैसिलिटी। जो पुराने कंप्लेनेंट हैं उनको पोर्टल से चेक करके स्टेटस बता देते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि हम मुतल्लिका डीलिंग ऑफिसर को मिलें इन ऑर्डर टू हैव मोर डिटेल्स एंड डिस्कशन, तो फिर हमारे जो स्टाफ है उनको गाइड कर देता है जो भी कंसर्न ऑफिसर है। ऑफिसर्स को हमने एरियाज़, डिस्ट्रिक्ट्स, डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। वो जो फ्रेश कंप्लेनेंट है फिर हमारे यहाँ पे 3 ऑफिसर्स बैठते हैं यहाँ पे, तो वो उसकी कंप्लेंट जो है वो उसको सुनते हैं, उससे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। यहाँ पे स्कैनर भी हैं, डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसकी कंप्लेंट जो है वो ख़ुद उसको बनाते हैं, हमारे जो समरी बना के फिर उसको दिखाते हैं। आफ्टर हिज वेटिंग उसको फिर रजिस्टर कर लेते हैं। वंस द कंप्लेंट इज़ रजिस्टर्ड तो फिर जो हमारी नेक्स्ट अथॉरिटी है जो डीजी साहब हैं, ही रेफर्स द कंप्लेंट टू द कंसर्न डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट। डायरेक्टर रेवेन्यू, इनसे मुतालिका है ये शोबा, चूँकि बहुत सारी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आती हैं। अच्छा खालिद साहब, बहुत सारे मामलात में ज़रई ज़मीनों का मसला है, आबाई ज़मीन है, एक भाई जो है वो बाहर चले गए तो दूसरे भाई ने और उनके बच्चों ने कब्ज़ा कर लिया हुआ है। अच्छा, अक्सर केसेस में ये होता है कि क्लोज रिलेटिव्स जो हैं, रिश्तेदारों ने ही, बहन भाइयों ने ही कब्ज़ा किया होता है और उसके जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए होते हैं। अब ये इसके 3-4 हिस्से हैं। एक तो वो ज़मीन पर काफ़ी अरसे से उसका जो हासिल करदा आमदन है वो खाई जा रही है, वो जो अगर उस शख्स के पास होती तो वो काफ़ी पैसे कमा चुका होता। प्लस ये कि उसके जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार उन्होंने कर रखे हैं। फिर ये कि अक्सर केसेस में उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। तो आप कैसे डील करते हैं इन केसेस को? ये ऐसी जो जब शिकायत हमें आती हैं तो सबसे पहले तो हम जो कंप्लेनेंट होते हैं, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ होते हैं, वो रेवेन्यू वर्क नहीं जानते, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम उनको पहले उनको ब्रीफ करते हैं कि ये स्टेप आपके मिस हैं, आपके एंड पे आप ये फ़ौरन लें। मिसाल के तौर पर अगर उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होता तो हम उन्हें गाइड करते हैं कि फ़लाँ जगह से आपको ऑथेंटिक रिकॉर्ड मिलेगा। एंटी ऑफिस से जो हमारा जहाँ पे सरकारी रिकॉर्ड होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, एक पटवारी के पास होता है, एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, उससे भी आप लें। उनको जो एविडेंस होती है हम इकट्ठी करने में हम हेल्प आउट करते हैं। जहाँ पे उनको रुकावट आती है हम फ़ोन करके। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि उन्होंने कागजात नहीं, वो प्रॉपर्टी खरीदी है, उसके बाद उसका तरीक़ाकार क्या है, वो नाम इंतकाल करने तक का नहीं पता। वो सारा हम उन्हें गाइड करते हैं। पहले स्टेप पे उन्हें गाइड भी करते हैं। फिर जो उनका इशू चल रहा होता है DOPC में, जो उनका चल रहा होता है, अगर वहाँ पे उसमें प्रॉपर तरीके से उन्हें डील नहीं किया गया, मिसाल के तौर पर उनकी दुरुस्ती गिरदावरी है, तो वो ऐसी अगर रिपोर्ट आ गई, रेवेन्यू रिपोर्ट ठीक नहीं आई, चूँकि हम रेवेन्यू नोएंगे फील्ड में हमने काम किया हुआ है, तो हम मुतलका जो ऑफिसर होता है उनको डायरेक्शन देते हैं कि आप ये स्टेप लें और इसकी ये करेक्शन गिरदावरी करके ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। जब वो अपलोड हो जाते हैं तो हम कंप्लेनेंट को वो देते हैं। तो इस तरह हर स्टेप पे हम कंप्लेनेंट को असिस्टेंस देते हैं और उनके जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो हम उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, असिस्ट करते हैं और उनको रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन ले देते हैं। और जब उनकी अगर सिविल लिटिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम उनको पोजीशन भी लेके देते हैं। अच्छा देखिए, मैं अपने उन व्यूअर्स से मुखातिब होना चाहता हूं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं
और बहुत सारे केसेस में तो वो इस इदारे को या तो जानते नहीं हैं या फिर उनकी तवक्कुआत इस इदारे से कम है। मैं चूँकि काफ़ी अर्से से ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आपके पास अभी भी जो सबसे अच्छा फोरम है आपके इशू को एड्रेस करने के लिए वो यही इदारा है। आप अगर इस इदारे को अपना प्लेटफॉर्म बनाएं और उस पर ट्रस्ट करें और परसू करते रहें, और अगर आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिल रहा, जो कि मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा क्योंकि जितनी एफिशिएंट ये टीम है मेरा ख्याल है मिल रहा होगा, अगर नहीं मिल रहा तो आप बार बार नॉक करें और इस इदारे से ही आपको इंसाफ मिलने की सबसे ज़्यादा तवक्को है रिलेटिवली। मतलब जाहिर है अदालतों का निज़ाम तो है, लेकिन चूँकि बहुत सारे केसेस वहाँ पर पेंडिंग हैं और आप का एक्सपीरियंस ये है कि आपके केसेस 20-20 साल से कुछ लोगों के वहाँ पर चल रहे हैं, तो इसको तेज़ किया जा सकता है इस अमल को इस इदारे के ज़रिए से, चूँकि यहाँ पर मुतल्लिका अफसरान अगर तो आप ठीक कह रहे हैं और अगर आप सही कह रहे हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है यही बेहतर फोरम है इन सब लोगों को अपने प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, मेरे साथ अब कुछ कंप्लेनेंट्स मौजूद हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं डेफिनेटली और यहाँ पर कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए आए हैं। तो आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम है मोहम्मद फरहान ख़ान, मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। और कहाँ होते हैं आप? मैं इधर ही इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ लाहौर में ही, लेकिन मेरा एक भाई है वो अबू धाबी में जेल में है। अच्छा। और उसका पासपोर्ट वहाँ पे जब्त है। क्या किया था उन्होंने? उस पर चार्ज ये है कि एक पाकिस्तानी सिम से जो है मैसेज गया उसकी कंपनी में कि इस आपकी कंपनी में ये जो बंदा है इसने मुझसे 5 लाख रुपए लिए और मुझे वीज़ा नहीं दे रहा। अच्छा। तो कंपनी ने उसके ऊपर जो है ना उसे सस्पेंड करके तो उसके ऊपर केस लगा दिया। तो वो विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। तो मुझे किसी ने बताया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप जाएं क्योंकि आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म हुआ है। नहीं, कंप्लेंट लॉन्च कर दी है। इससे पहले मैंने फेसबुक से वसीम साहब का पेज है वहाँ से नंबर लिया। मैंने जब कॉल की तो मुझे पता चला ये डायरेक्ट इनसे ही बात हुई थी और मैं फिर फर्स्ट टाइम उनसे जाकर मिला वसीम साहब से। उन्होंने अपने पीए से कहा कि इनका जो भी मामला है उसको अच्छे तरीके से सुन के तो इसको सॉल्व करें। फिर हमारी कंप्लेन यहाँ रजिस्टर्ड हुई बाकायदा और फिर वो आगे चलती गई। अब मैं उसको परसू कर रहा हूँ बाकायदा और उसका एक नतीजा ये निकला कि जिनके नाम पे सिम थी वो लोग भी पकड़े गए। अच्छा। और जो 2 लोग और मज़ीद मुलव्वस थे वो भी साथ पकड़े गए, 3 लोग। और अभी यहाँ से मैसेज किया था जो पाकिस्तान में मुलव्वस थे। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या इशू है जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमशेद अहमद है और मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। आपका मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि जो गवर्नमेंट का मसला है, मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा है, मेरी विरासती ज़मीन है। किसने कब्ज़ा किया? और वो सर्वर खोखर हैं और मनशा साहब के भाई और कज़न हैं। अच्छा, मनशा बाम के। अच्छा। और मैं पूरे 4 साल से यहाँ घूम रहा हूँ। आई विल पे $100,000 Australian इफ समबडी टेक ओवर इट दिस मैटर। 4 साल से हुआ क्या? मतलब हुआ ये है, आपको क्या हमारी विरासत सिर्फ करवानी है अपनी वालदा से अपने नाम पे। सारा रिकॉर्ड मल का गायब है। कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई कलेक्टर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कि मैंने हर जगह पे दरख्वास्त दी है, हर जगह पे गया हूँ। अब जमशेद साहब जो हैं इनके अब हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए जरा जमशेद साहब के मामले को देख लेते हैं कि क्या इस पर काम हुआ है। इन्होंने कंप्लेंट नंबर बताया 777 सर 777 जी 777 सर। ये सर 777 का प्रिंट है मेरे पास। हाँ। और ये कंप्लेंट क्रिएटेड बाय जमशेद अहमद फरवरी 2017। अच्छा। तो 4 साल वाली बात तो नहीं है सिर्फ सर। अच्छा जी, वो भी आपकी सेम इशू पे। अच्छा, नहीं आप ये कह रहे हैं कि 2017 में लॉन्च हुई है, 2-4 साल नहीं हुए? फरवरी 2017 का रिकॉर्डिंग है, इन्होंने भी कर दिया। अच्छा। वो रिकॉर्ड पिछला 71 कंप्लेन नंबर है ओरिजिनल। अच्छा। वो 4 साल पर उसका रिकॉर्ड 77। ये कैसे हो सकता है सर? आप क्या कंप्लेंट का एक कंप्लेंट कैसे गायब हो सकता है? रिकॉर्ड कैसे गायब हो सकता है? एक इशू पे जब 2 कंप्लेंट्स आती हैं ना, इशू नहीं वो मर्ज कर देते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो फिर उसकी डेट तो वही रहनी चाहिए ना, आपको पता तो चले कब से चल रहा है। नहीं, जो डेट उसकी आती है जो फ्रेश हो, जिसमें मर्ज की गई हो पुरानी कंप्लेंट, डेट उसकी आती है। तो पुरानी कंप्लेंट लेकिन इसकी आप रूह को देखें तो 4 साल तो हो गए ना, वो ठीक कह रहे हैं ना? 4 साल मैं 71 खोल के देख लिया। हाँ, खोल के देख लीजिए। जी सर। सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस्तेमाल से कल मेरी बात हुई है इनके केस पर जी। उन्होंने पहले बताया कि जमाबंदी ही वो पटवारी लेके भाग गया और जमाबंदी
उन्होंने मुझे बताया वो पटवारी तो चूंकि हर थोड़े से बाद चला जाता है ना, तो वो तो ये तो बड़ा आसान सा जवाब है कि उन्होंने मुझे बताया कि मौजूदा माल की जमाबंदी बन गई है, अब ये महकमा माल में चला गया। ठीक है। फिर मैंने एसी रायमंड से रब्ता किया, अब एसी रायमंड वहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं, एसी आसिम सलीम साहब नए एसी साहब ने अभी चार्ज नहीं लिया, तो आज भी ये मेरे पास आए हैं। मैंने कहा एसी रायमंड ने अभी वहाँ चार्ज नहीं लिया, अब आ जाएँ, मैं कल दोबारा उनसे रब्ता करता हूँ कि जमाबंदी बन चुकी है। मैंने कहा जैसे जो इस सब आते हैं आपको इंतकाल करवा देते हैं। अच्छा, अगर खसरा हुआ कहते हैं ऐड नहीं हुआ, वो इंतकाल होगा और उसका कब्जा फिर कब्जे के लिए दोबारा इंतकाल खसरा मैंने कहा नहीं है, तो खसरा पहले वो खसरे ऐड करवाते हैं जी, तो पटवारी गायब हो गया था। मेरे भाई को ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे अदारे का फॉल्ट नहीं है, इनके नहीं है। ये जो रेलेवेंट अदारे हैं, जो रेवेन्यू या लैंड के जो भी अदारे हैं, उनके प्रॉब्लम्स हैं। ये जेन्युइनली मैटर्स। मैं बताता हूँ इनके लिए भी मैं बताता हूँ कि ये जितने भी पिछले 4 साल में इस अदारे में इस तरह के मसाइल आए हैं, उनकी रोशनी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आ रहे हैं, जिसके बाद हम पटवारीज को खुद समन कर सकेंगे कि उन्हें बुला के उनका रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे, उनसे पूछ सकेंगे। नहीं मेरी बात देखें, उसका क्या होगा अगर देखें हम विदाउट रजिस्ट्री बिकी है, अगर बिक चुकी है, देखें भाई हमारे पास तो जो अब आए हैं, हमने स्टार्ट किया है, हमारे पास इनकी कंप्लेन आ गई है, तो जो हमारी अगर हमें ये चेंजेस करवा लेते हैं तो पटवारी को भी बुलाएंगे कि इनका काम हो जाएगा। देखें मुझे तो आज ही इनके केस का पता चला है, मैं इसको स्टडी करूंगा पूरा। हाँ एक सेकंड। डिस्ट्रिक्ट कमेटी का लास्ट कमेंट है जून 2015 का। एज पर मिसल हकीयत कंसोलिडेशन 197-19 रेवेन्यू रिकॉर्ड मुसम्मद मुख्तार बेगम वाज ओनर ऑफ 147 कनाल और इतने मरला ज़मीन वाज ट्रांसफर टू अबाउट 14 ट्रांजैक्शंस ऑफ एक्सचेंज एंड सेल मेड थ्रू रजिस्टर्ड डीड्स रिलेटिंग टू द ईयर्स 96, 98, 99. The complainant alleges that these transactions are fraudulent as the power of attorney was prepared when the principal was abroad. ठीक है जी, इनकी एलिगेशन ये है कि पावर ऑफ अटर्नी जाली था जिस पर ये ट्रांजैक्शन हुई। ऑल्दो द स्कीम ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस थ्रो स्ट्रॉन्ग aspiration that credibility of these transfer documents, yet revenue authorities cannot come to the rescue of the complainant. नहीं, अब क्या लिटिगेशन में तो चले। देखिए ये इनका ये जो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स पे ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, वो आपको सिविल कोर्ट से अनल करानी पड़ती है। ठीक है, उसके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। सही है। अब वो कोर्ट्स तो आपने डेजिग्नेटेड कोर्ट्स तो बन गई ना, वो अब उसमें वो अब नहीं है डेजिग्नेट। इनका सिविल कोर्ट केस चल रहा था, ये हमने इनसे डिटेल्स भी मांगी हुई हैं जो उन्होंने नहीं दी हमें। ये हम इस स्टोरी को इसलिए डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हर प्रोग्राम में तकरीबन ऐसी स्टोरीज आती हैं, इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल बना लिया है, आपसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि बाकी लोग भी इसको समझ सकें इशू को। इसलिए हम आपका ज़्यादा टाइम ले रहे हैं क्योंकि 90% स्टोरीज तो इसी तरह की मिलती जुलती स्टोरीज आती हैं हमारे पास, तो हमें एक एग्जाम्पल मिल गई, हम इसलिए इसको परसू कर रहे हैं। देखें ये जो सारे केसेस हैं ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर इश्यूज़ के अंदर हैं। अब ये जो इनका पर्टिकुलर केस है दैट रिलेट्स टू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अगर वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं था तो यहाँ से एफर्ट करके जमाबंदी, जिस तरह हमारे डीडी एडमिन ने बताया कि बन गई है, जमाबंदी में इनका जब राइट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद विरासत होगी। ठीक है। अब जमाबंदी इज़ कंट्रोल्ड बाय अ डिफरेंट एक्ट विच इज़ लैंड रेवेन्यू एक्ट। हमारा एज OPC उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम यहाँ से आगे भेज सकते हैं, हम उनको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम इसको एक्सपेडाइट करें। आप के लिए क्या कर सकते हैं? हम जमशेद साहब के लिए कर रहे हैं कि ऑलरेडी हमने इनकी जमाबंदी बनवा दी है। ठीक है। जमाबंदी AC ने साइन करने होते हैं, जैसे ही AC साइन कर देगा उसके बाद ही जाके अपना विरासत का इंतकाल करते हैं। जिस तरह उन्होंने बताया कि AC भी ट्रांसफर हो गया, नेक्स्ट वीक वो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये अपना विरासत का इंतकाल वहाँ पे करवा लेंगे। ठीक है, इंतकाल हो जाएगा, उसके बाद रह जाएगा कब्जा। उसके बाद जो कब्जा है देखें उसके लिए भी एक इलीगल डिस्पोसेशन एक्ट है और दूसरा लैंड रेवेन्यू एक्ट है, जिसके अंदर पूरा एक तरीकेकार बताया गया है कि आपने कब्जा कैसे दिलवाना है। वो 10-15 साल और लग जाएंगे। नहीं, वो उस देखो ना उस कानून के तहत होगा ना रेगुलेट, वो OPC के कानून के तहत रेगुलेट नहीं होगा। आपकी बात मुझे पता है, हमने देखें उसमें आपका कोई रोल हो सकता है। हमारा रोल ये है कि हमने इनकी कंप्लेंट को क्लोज नहीं किया, हम इनकी कंप्लेंट को कंटिन्यूसली परस्यू कर रहे हैं, कोर्ट में भी परस्यू कर रहे हैं, हम उनको भी रिमाइंडर दे रहे हैं कि इतनी पुरानी हो गई है, हमारे पास फ्लैश हो रही है, हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी दे रहे हैं, हम DOPC को भी दे रहे हैं, और जब तक इनका मैटर रिजॉल्व नहीं होगा हम इनके स्पोक्समैन बन के तो उनसे काम करवा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमें अपडेट करते रहें ताकि हम फिर जो है ना वसीम साहब का सर खाते रहेंगे, DG साहब का भी खाते रहेंगे। ठीक है, इसको एक टेस्ट केस बना लेते हैं, अगर ये रिजॉल्व हो गया इसका मतलब बाकी केसेस को रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत टाइम लिया, आपकी टीम
बड़ी एफिशिएंट है, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गरजमंद जो है वो दीवाना होता है। अब गरजमंद को की कोई गरज नहीं है इस बात से कि जी ये काम में, उसको अपना काम चाहिए, उसको रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना जी। अब आपके पास 100 चीज़ होंगी कि जी ये हो गया, हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, हमारा वो नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी को मैक्सिमम आपने उसको हेल्प आउट कर दिया, आप जैसे कि इनसे वादा किया गया है, अगर इनकी जमाबंदी हो गई, इनके नाम पर इंतकाल हो गया, तो ये डेफिनेटली आपकी एक सक्सेस है। तो उसके लिए हम भी आपको सलाम पेश करेंगे, अदरवाइज आपको तंग करते रहेंगे। नहीं देखें जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जितने भी ओवरसीज़ हैं इनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं पास में, इसमें कोई शक नहीं है। ये मतलब कि आते हैं और एक मनशा बम नहीं है सर, यहाँ पर हज़ारों मनशा बम है, कब्जा माफिया बहुत बड़ा है इस मुल्क में। तो हम पूरी कोशिश करेंगे जिस कदर अपने कानूनी दायरा कार में रह के इनको रिलीफ दे सकते हैं, और शायद हम मतलब कि हर किसी को 100% उनकी डिज़ायर्स के मुताबिक रिलीफ नहीं भी दे सकते, लेकिन जितनी कानूनी तौर पे हो सकती है उसमें हम कभी कमी नहीं करेंगे जब तक इंशाल्लाह। इस केस के हवाले से तो स्पेशली हम आपको दोबारा देखिए, इस केस के हवाले से इंशाल्लाह जो भी इनकी लीगल मदद है, जो हमारे अदारे की जिम्मेदारी बनती है, आपको हमारी मेरी टीम के इधर होते हुए ये कभी शिकवा नहीं आएगा कि हमने जो अपने अदारे की जो कारकर्दगी है, जो अदारे का काम है, वो हमने नहीं किया। ठीक है, वो 100% होगा। आगे खुदा ना खास्ता क्योंकि बहुत सारे दूसरे अदारे इन्वॉल्व हैं, उनकी तरफ से कुछ भी मामला हो जाए अब उसके हम ये केस जो है इस पर दोनों सूरतों में, अगर अल्लाह करे इनका मसला हल हो जाए, नहीं भी होता, दोनों सूरतों में हम आपको आपके ऑफिस से बैठ कर ज़हमत देंगे, हम प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी सारी टीम का जिन्होंने हमें बहुत सारा वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। ये प्रोग्राम था नाज़रीन, हमारी कोशिश ये है कि इस तरह के जितने मामलात हैं उसमें बेहतरी के लिए इस मैकेनिज़्म को समझा भी जाए, और वो जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको भी ज़रा बताया जाए कि प्रोसेस क्या होता है, सिस्टम क्या है, कौन सी चीज़ें इस इदारे के दायराकार में आती हैं, कौन सी नहीं आती, और उस पर रिजल्ट कैसे निकल सकता है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल आप इस इदारे से रब्ता करते रहा कीजिए और हमारा प्रोग्राम भी देखकर फीडबैक देते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।